हाय मेरे व्यूअर्स और मेरे लिसनर्स को मेरा नमस्कार। आज बात एक सीरियस मुद्दे पे करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रूर सुने पूरी अंत तक, और पूरा सुनने के बाद ही आप अपना ओपिनियन बनाइएगा। जो कमेंट्स आपको देने हैं, जो ओपिनियन देने हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी गूगल ड्राइव की, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर मैं आज जो बातें कहने जा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस फोल्डर में होगी। और मैं हमारे व्यूअर्स और लिसनर से यही कहूँगा कि आप कृपया उस फोल्डर को जाकर ज़रूर देखें, ज़रूर अपनी समझ बनाएं और एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। बिकॉज अभी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस की है कि इंडिया में जो लोकसभा जनरल इलेक्शंस हैं 2024 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक होने जा रही हैं इन 7 फेजेस, और 4 जून को रिजल्ट आएगी। टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 543, जिसमें करंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 97 करोड़ वोटर्स हैं इंडिया में। और जो युवा तबका है 20 to 29 ईयर्स ऑफ एज की कैटेगरी में, उसमें लगभग 19 करोड़ वोटर्स आते हैं। सो यूथ पावर इज रियली रिक्वायर्ड फॉर एन एम्पावर्ड नेशन। और यूथ तभी एम्पावर्ड होगा जब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। ओके, एंड फॉर योर नॉलेज, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है। और ये संवैधानिक अधिकार आप तभी सही से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इस अधिकार को सही से आप अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे, जब आपके पास एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो। हाँ, तो बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है, जिसको अभी पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे समझाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको। और जो ऑथेंटिकेट गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर डॉक्यूमेंट रही हैं, एफिडेविट्स रही हैं, कोर्ट में सबमिशंस रही हैं, ये सब चीज़ें गूगल ड्राइव की फोल्डर में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। आप कृपया उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैं ये वीडियो अब बना रहा हूं, जस्ट अभी की एक न्यूज़ आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट में इस बात को बताया है कि जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, इट हैज गॉट 50% ऑफ द फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ 16,500 करोड़। ये फिगर आप याद रखिए। आने वाली 5-10 मिनट की जो वीडियो है, अंत तक जब आप सुनेंगे तो ये एक फिगर याद रखना। जो 16,500 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स
2018 से लेकर 2024 जनवरी तक सेल हुई हैं, उसमें से लगभग 8,000 की इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मौजूदा भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने एनकैश करवाई हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। द CJI DY Chandrachud, definitely he has taken a remarkable and very brave decision to make the people, the citizens of India, know about their fundamental right, to know about their right to information and make a level playing field for every parties, the political parties. And CJI चंद्रचूड ने इस बात को क्लियरली कहा, that is, information about funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग होती है इलेक्शंस के दौरान साल भर, इस बारे में हमारे वोटर्स को पता होना बहुत जरूरी है। एंड उस बेसिस पे जो पॉलिसी डिसीजंस ली जाती हैं सरकारों में, इस बारे में इल्म भी होना जरूरी है, और उसी को ध्यान में रख के जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट डालेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पोस्टमार्टम तो चलती रहेगी। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, उसके बाद SBI को कहा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि आप डॉक्यूमेंट्स रखें पब्लिक डोमेन में कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है। अब हुआ ये कि SBI पहले कहती है कि हमें 3 महीने लगेंगे, जून 30 को हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बोला नहीं, आपको विद इन नेक्स्ट 2 days 3 days नेक्स्ट 24 आवर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी। और जितना मुझे याद आ रहा है 14 मार्च 2024 को SBI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करती हैं, जिसमें यह बताया गया था, जिस डॉक्यूमेंट में यह है कि कौन कौन से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी हैं और कौन कौन से पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कितनी अमाउंट एनकैश करवाई है। पर उस डॉक्यूमेंट में ये नहीं था कि किस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी और कौन से पार्टी को उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दिया। सो डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में आपको मिल जाएंगी। तो बात अब ये है कि लेट द डिबेट नाउ शिफ्ट टू द वे फॉरवर्ड। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बिगेस्ट पॉलिटिकल स्कैम है इन द एवर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई शुड से। ओके, बट अब मुद्दा ये नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये मौजूदा सरकार के लिए एक डेंट जरूर बनेगी, इमेज को डेंट जरूर करेगी, लेकिन एक सिविलाइज्ड एंगेजिंग डिस्कशंस में ये जरूर अब आना चाहिए कि सो द वे फॉरवर्ड क्या है इसका। ठीक है, the end of electoral bonds should not be seen as the solution to the crisis of party financing in India. भारत में जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, इसको हम इस नजर से ना देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो कल से सब चीजें फेयर वे में फंडिंग हो जाएंगी। इसके पहले भी बड़ी
अनफेयर मीन्स में फंडिंग होती थी थ्रू कैश। और अगर हम ये सोचते हैं कि द इलेक्टोरल बॉन्ड को जब हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देते हैं, सो दैट इज द सॉल्यूशन टू द पार्टी फंडिंग इन इंडिया, नो, दैट्स नॉट. By doing so, it would be like missing the forest for the trees. The electoral bond scheme that turned black money snowy white as soon as it became a political donation was not perfect, as the current finance minister admitted at recent India Today conclave. मौजूदा एफएम जो है वो खुद इस बात को मानती हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, which turned the black money into white money as soon as it became a political donation, is not perfect. But she was right when she reminded the audience sitting there in the conclave that the system that existed before was much worse. बात तो सही है. It might have been more accurate to say that ये जो फाइनेंसिंग स्कीम थी ना इलेक्टोरल बॉन्ड, it did nothing to improve the corrupt practices from times of yore. जैसे लेट अरुण जेटली जी ने इस स्कीम को जब लाया था, उस स्कीम की पहली लाइन यही थी कि टू मेंटेन क्लीन फंडिंग मैकेनिज्म फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. लेकिन 7 साल बाद, 6 साल बाद ये पता चलता है कि इट्स अ रियली पॉलिटिकल स्कैम. द बॉन्ड्स failed to bring transparency or end black money, which is what they were created to do. But they provided a useful cover for political parties who wanted to appear to have hands too clean to touch black money. It's not easy to break the symbiotic relationship that exists all over the world between big money and big politics. But in countries that have better checks and balances, things work better. If India's political system continues to be reliant on black money, it is mostly the fault of हमारे जो political leaders हैं. If they made it easier for businessmen to work without needing to rely on bribery and corruption, there would be less black money. The question we need to be asking is why this has not already happened, and the answer could be that it suits our politicians to fund their elections with hidden resources. The electoral bonds were an attempt to conceal this ugly truth rather than an honest attempt to bring transparency into the political system, and this is why the Supreme Court of India has expressed its disapproval so strongly. तो क्या इससे चीजें बहुत जल्दी सुधर जाएंगी? नहीं. The sad truth is that this is unlikely because what happens at the very top of our political system also happens at the very bottom. चाहे सबसे ऊपर प्रधानमंत्री हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, वहां पे भी जो पॉलिटिकल फंडिंग की जाती है ऊपर पार्टी लेवल पे, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत से लेकर म्युनिसिपैलिटीज में तक लेकर हर जगह करप्शन है, आज भी है. इस बात को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी हम शायद इस डिबेट से आगे निकल सकते हैं कि हमें कैसे हमारी इलेक्शन को एक फ्री एंड फेयर बनाना है. वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी
And free and fair election is part of the basic structure of our constitution. और इस चीज को हमें अचीव करना है, तभी we can think of being the Viksit Bharat. Countries whose elections are fueled by black money usually remain trapped in the swamp and miasma that corrupt political systems wallow in forever. So, what's the way forward? What mechanism can be put in place to ensure that opaque political financing, which is the mother of all corruption, becomes totally transparent? इस पे बात करते हैं. पहली बात, in India, there is no limit on how much a party can spend on its propaganda as long as it does not spend that money on the campaigning of any specific candidate. An immediate response may be to introduce a national or state expenditure limit on parties. We can go further by restricting or even banning highly expensive campaign methods. Such regulation should be accompanied by an independent audit of political party accounts. Whatever the specific form of regulation, the bottom line should be to address the demand side issue of expensive elections, even if it comes at the cost of reducing the temperature of the much romanticized Indian electoral campaigns. मैंने कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में, एक मैगजीन में, देयर आर फिगर्स जो ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट मैंने ये सुना पढ़ा था कहीं कि जो पिछली लोकसभा इलेक्शन थी तो उसमें लगभग 60,000 करोड़ पूरी लगभग खर्चा हुई थी पार्टी फंडिंग के तौर पे. आई डोंट नो हाउ फार दिस इज, मतलब कितनी करेक्ट एस्टिमेट्स हैं, बिकॉज दीज आर ऑल एस्टिमेट्स. सो इतना तो है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो लिसनर्स हैं, उन्हें ये जरूर पता है कि हमारे देश में जब इलेक्शंस होती हैं उस दौरान पैसों की बारिश होती है, लिटरली बारिश होती है. Curbing expenditure may go a long way, but it's no magic bullet. Okay. The second underlying problem in India is the unfair and targeted extortion of businesses. The fundamental motivation behind the scheme of electoral bond and electoral trusts, okay, which was recognized by the UPA government in 2013. Electoral trusts, UPA government 2013. Electoral bond, current Modi government, NDA government 2018. So, ये जो दो स्कीम्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट्स, it was to enable large businesses to make anonymous donation to parties. In 2012, M.V. Rajiv Gowda and E. Sridharan conducted confidential interviews with various CEOs. These revealed that government's discretionary powers often become pressure points for extorting payments from businesses. Often, it takes the form of withholding discretionary permits or using police or investigating agencies. It's not surprising, although. Then, the immediate response of many after the release of electoral bonds data was to match the dates of bond purchased with the dates of ED raids on those donors. So, businesses that feel vulnerable to such discretionary extortion
perceive confidentiality as the most important safeguard against reprisals from political parties, even if such secrecy comes at the cost of giving up tax exemptions. The solution to the pathology of secret corporate donations then is unlikely to emerge from a political funding framework. It may require broader reforms that undo the abuse of discretion against businesses, a remnant of the license permit raj. जो तीसरी प्रॉब्लम है इसमें, it is about the prevalence of cash donations. While electoral bonds made it legal to make opaque donations, they did not introduce opacity to the Indian party funding regime. In India, cash may still be the best disclosure proof technology. Even if we design a regulatory framework that institutes complete transparency, donation limits and expenditure limits, enforcing those rules require money to be traceable. The prevalence of cash undermines the ability to trace the flow of money. Whatever formal rules we may frame, a cash-based system makes it easier to subvert formal regulation. Since we are still far from adequate formalization of the economy, even a progressively regulatory framework, if it does not address the predominance of cash, is likely to yield unsatisfactory results. अब पिछली बार जो लास्ट सीरियस अटेम्प्ट हुई थी इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में, तो इट वाज मेड एज फार एज बैक एज 1999 when the Indrajit Gupta committee recommended partial public funding of political parties subject to internal democracy within them. Since inner party democracy has remained a pipe dream, the reform could not take off. जो दूसरा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एज ए सॉल्यूशन, जिसको मुझे लगता है कि ये इतना सही नहीं है. ऐसा इसलिए बिकॉज it is impossible to keep tabs on the money spent in elections. It will also lead to the rise of non-serious candidates who will find it tempting to make some quick bucks at public expense. What is important is the funding of political parties, not elections, based on their electoral performance. तो अभी पिछले दिनों I was reading in a magazine, in a newspaper, एक आइडिया जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी जी ने सजेस्ट की हुई है, जिसमें ही सजेस्टेड ₹100 फॉर एवरी वोट ए पार्टी गार्नस. एक पार्टी को जितनी भी वोट मिलती हैं, हर वोट के लिए ₹100. वी कैन सजेस्ट अ हायर फिगर ऑल्सो. इन द फोर्थकमिंग, अभी जो आने वाली लोकसभा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, सपोज 65 crore votes are cast, we need 6,500 crore to pay political parties for the votes they get. Will this be enough? But if they get this money from the state exchequer by check gracefully, without corruption and arm twisting of donors, it will do tremendous good to their reputation. This proposal would imply a total ban on collection from corporates, which is at the root of allegations of crony capitalism. Besides,
Their accounts must be subject to audit by independent auditors from a panel suggested by the Election Commission or CAG, and not by the in-house auditors of political parties who only do a whitewash job. अब जो number of votes हैं, that cannot be fudged. So the reimbursement based on this metric would ensure accuracy and transparency. पर एक सवाल है, why should the public bear the cost of funding political parties? The straightforward answer is honesty and transparency in governance, a goal well worth the small investment. If some find this idea unacceptable, let there be a small cess. Even 1 paisa per liter of petrol can fund the entire democratic process quite liberally. अगर पेट्रोल जो इस देश का हर इंसान यूज करता है अपनी निजी जिंदगी में, उसमें भी अगर हम 1 पैसा का सेस लेना शुरू करें, तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस है उस सेस के पैसे में भी पूरी एक डेमोक्रेटिक वे में, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर वे में की जा सकती है. Electoral trusts have been offered as another solution. In fact, there already exist 18 such trusts, but these also suffer from lack of transparency. The latest Reuters report has exposed serious issues. According to Milan Vaishnav, a scholar on the subject, trusts provide just one layer of separation between firms and parties. Another expert has called it a semi-fig leaf. I feel the most viable solution is to establish a national election fund. एक नेशनल इलेक्शन फंड को एस्टैब्लिश करनी चाहिए. Corporates and other private entities could be solicited to donate to this fund with income tax concessions already available for political donations. That would take away the alleged fear of the corporates of harassment from rival parties या ruling parties जो भी हैं. Incidentally, for 70 years, they have been donating without any reprisal, which seems to be a new phenomenon, real or imaginary. According to a study in 2012 titled Political Finance Regulations Around the World, conducted by International Institute for Democracy and Electoral Assistance, an official inter-country organization in Stockholm, of which India is a founding member, out of 180 countries analyzed, 71 nations provide state funds to political parties based on the number of votes they secure. This system was prevalent in 86% of European countries, 71% in Africa, 63% in the Americas and 58% in Asia. तो इससे ये कहना कि ये इंडिया में काम नहीं कर सकता इलेक्शन फंड, नेशनल इलेक्शन फंड, शायद सही नहीं होगा कहना. There may be some possible questions on the operational details like funding of new parties, independents, etc., which can surely be discussed. After all, the best possible option which seems viable is to legislate that all donations to political parties will be through digital means with no exception whatsoever. This is so because even if there is state funding of elections or a national election fund, we cannot assume that political parties will not accept any other form of donations than what they receive either through state funding or from the National Election Fund. In any case, though Supreme Court rightly recognized the value of transparency,
लेकिन दिस ट्रांसपेरेंसी ओनली रिवील्स द pathologies of the relationship between money and politics. It does not resolve the deeper causes. The financial arms race between parties, the prevalence of cash in the Indian economy, and the heightened anxieties of government retribution among large businesses are the underlying causes of the pathologies of party funding in India. Political finance is almost always rooted in the deeper forces of the political economy. If so, the party funding framework cannot be fixed in a vacuum. It is time to enlarge the conversation from party funding laws to these larger themes if we want to achieve a fair and workable relationship between money, business, and politics. So that's it about electoral bonds. What should be the way forward? What should be the course of discussion, deliberation? और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो बातें कही हैं जजमेंट में, वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में मिल जाएगी। एंड आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा जो वन नेशन वन इलेक्शन है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जैसे टाइम मिलती है। बाकी मेरी हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स से एक रिक्वेस्ट हमेशा ये रहेगी कि हम डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रू डेमोक्रेसी है, बिकॉज इंडिया इज सेड टू बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सो जो ट्रू डेमोक्रेसी है, इट हैज 4 फ्रीडम्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन भी आती है, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोटिंग और मेजोरिटीज। डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट describes a public culture of deliberation, an ongoing argument and contestation. And so for democracy to flourish, it's necessary there be sites and occasions for genuine citizen deliberation about these kind of questions. And before us, in the time of the biggest democratic festival of Lok Sabha poll, we have a bigger question of serious level, that is electoral funding. We the people in the preamble of the constitution is a commitment, pledge and belief that has made India the mother of democracy. We the people in the preamble is a call, an oath and a trust. The identity of India as the mother of democracy needs to be further strengthened with free and fair election. So that's it about this video. From this video, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में ऐसे और डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों के सामने कंटेंट ला सकूं। थैंक यू।